हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों 11th क्लास की केमिस्ट्री हो चुकी है शुरू। एक एपिसोड हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा एपिसोड, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं द्रव्य की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मैटर। बच्चों द्रव्य द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या है आपको याद नहीं करना, ये डस्टर देखो और आपको इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। दो चीजें देखो, आप ये डस्टर देख रहे हो, ये जगह ले रहा है, ये स्थान घेर रहा है। इस पूरी जगह के अंदर ये डस्टर का स्थान है, डस्टर अपना स्थान ले रहा है। दूसरा, डस्टर को तोल के देखो, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान होगा ना, तो बस बच्चों आपको पहली परिभाषा आ गई क्या, कि कोई भी वस्तु जो अपना एक स्थान लेती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम द्रव्य या हम उसको पदार्थ कहते हैं या हम उसको मैटर कहते हैं। लो बच्चों, पहली परिभाषा आपके पास आ चुकी है, तो मैं यहां पर एक बार परिभाषा लिख देता हूं कि द्रव्य की या पदार्थ की, द्रव्य पदार्थ को ही कहते हैं। क्या परिभाषा होगी कि वह वस्तु जो अपना एक स्थान घेरती है। एक तो क्या करना चाहिए, उसको स्थान घेरना चाहिए। स्थान घेरती है वह जिसका एक द्रव्यमान होता है, जिसका एक द्रव्यमान होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो जो एक स्पेस कवर करती है और जिसका एक मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। देखो अब मैटर क्या है, आपको मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, वो सारे के सारे मैटर है। देखो लोहा मैटर है, लोहा। मैंने यहां पर जो आयरन होता है बच्चों, वो लिख रहा हूं मैं, कि आपको पता है कि लोहा जो है वो मैटर है। आप देखो कि लकड़ी जो है वो भी एक मैटर है, ठीक है। लोहा, लकड़ी जो भी है, जल, दूध, ये भी एक पदार्थ है। अगर मैं बात करूं कि गैस की, जैसे मैंने लिख दिया कि O2 गैस, जैसे लिखा कि यहां पर लिख दिया O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये भी पदार्थ हैं, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं कि यहां पर पदार्थ पढ़ा क्या है, पदार्थ के एग्जाम्पल, ये सारे पदार्थों के एग्जाम्पल है। और एक चीज और देख लो कि पदार्थ जो है वो कितनी अवस्थाओं में रहता है, 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी, या तो ठोस अवस्था में, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में। जैसे आपने बर्फ देखी है, बर्फ को बाहर रखो, फ्रिज के बाहर रखो, पिघल करके क्या बन जाएगी, पानी। मतलब पहले बर्फ क्या थी, ठोस। अब पानी बदल गई तो पानी में क्या होता है, तरल। मतलब वो किसमें बदल गया, द्रव में। ये द्रव्य है, ये द्रव है, अलग अलग है, ध्यान रखना। तो वो द्रव में बदल गई। अब पानी को गर्म करोगे तो उसकी वाष्प बन जाएगी, मतलब वो किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो किसी भी पदार्थ कितनी अवस्था में रह सकता है, कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन ठोस, द्रव और गैस के क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत सुंदर सी टेबल आपके सामने बनी हुई है और बिना याद किए आपको इनके बारे में चीजें लिखनी है 1 बाय 1। चलिए इसके गुणों की बात करते हैं। पहले बात कर रहे हैं हम आकृति की, कि आकृति जो है ठोस की कैसी होती है, द्रव की कैसी होती है, गैस की कैसी होती है। हमने इस टेबल को फिल करना है। चलिए आप चाहे तो ये एग्जांपल देख, इनको आपके माइंड में सेट कर लो और इनके बारे में सोच सोच के जो है आप इस टेबल को भर सकते हो। चलिए पहले समझो कि आकृति क्या होती है। आकृति होती है बच्चों की कोई वस्तु किस तरीके की दिखती है। जैसे मान लो इसकी आकृति कैसी, गोल, बेलनाकार है ना, बेलन की तरह है ये। अच्छा इसकी आकृति देखो, ये देखो, ये घनाभ की तरह है, मतलब ये चौरस है ना। और कोई फुटबॉल जो है वो गोल होती है। तो इसका मतलब है आकृति क्या होती है, कि कोई वस्तु किस प्रकार की दिखती है। तो आकृति जो है, अब ठोस की आकृति, जैसे मान लो इस डस्टर की आकृति है, वो तो जैसी है ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको मैं यहां पर रख दूंगा तो ये कोई और आकृति में बदल जाएगा, या मैं इसको यहां पर रखूं तो अलग आकृति होगी, छत पर रखूं तो ये गोल हो जाएगा, और अगर मैं इसको सड़क में फेंक दूं तो ये लंबा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आकृति जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। इसका मतलब ठोस की आकृति जो है वो कैसी होती है बच्चों, निश्चित। ठोस की आकृति कैसी होती है, निश्चित, डेफिनेट होती है। चलिए द्रव, अब द्रव की आकृति निश्चित होती है। द्रव क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पानी। बताओ पानी की आकृति निश्चित होती है? नहीं, पानी को मैंने गिलास में डाला तो वो गिलास जैसा हो जाएगा। अगर पानी को मैंने पाइप में डाल दिया तो वो पाइप जैसा हो जाएगा। पानी को मैंने जग में डाल दिया तो वो जग जैसा हो जाएगा। पानी को बोतल में डाल दे तो वो बोतल जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस बर्तन में डालो
पानी अपना वैसा ही आकृति हो जाती है पानी की आकृति निश्चित नहीं होती। आप ऐसे नहीं कह सकते कि पानी तो जो है ना, पानी तो गोल ही होता है, या आप कहो कि पानी तो चौरस ही होता है, पानी तो लंबा ही होता है। ऐसा नहीं है, पानी की आकृति निश्चित नहीं होती, उसे जिस बर्तन में डालो वैसे ही हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखोगे, द्रव की जो आकृति है वो क्या होती है, अनिश्चित। कैसी होती है बच्चों, अनिश्चित होती है, और बर्तन के अनुसार बदल जाती है, बर्तन के अनुसार जो है वो बदल जाती है। इसी प्रकार से जो गैस है बच्चों, गैस की आकृति बताओ निश्चित होती है क्या? अगर मान लो मेरे पास यहां पर ये हवा है, ये हवा गैस ही होगी। अब इसकी आकृति निश्चित है? नहीं। इसको मैं यहां पर कमरे में है तो अब कमरे जैसी है, इसको पाइप में डाल दो पाइप जैसी हो जाएगी, इसको सिलेंडर में डाल दो सिलेंडर जैसी हो जाएगी। तो इसकी भी आकृति जो है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो इसको भी अपने लिखेंगे, ये भी क्या है, अनिश्चित है। आपको याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। आप जैसे देखो, जिन चीजों के बारे में बोलना चाह रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, आंखें बंद करके उसके बारे में पिक्चर बना करके देख लो, आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं आकार की। आकार होता है कि आकार और आकृति दो शब्द लिखे हैं मैंने। आकृति तो देखो, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया ये भी एक आकृति है, और ये मैंने एक आयत बनाया ये एक आकृति है। लेकिन अगर मैं ये त्रिभुज ऐसे करके बड़ा बना दूं तो ये त्रिभुज का बड़ा आकार है, ठीक है। और ये जो आपने क्या किया है कि जो आयत बनाया है, इस आयत को भी बड़ा बना दें तो ये भी क्या है, इसका आकार है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही आकृति हैं, बस इनके आकार में अंतर है। आकार क्या हो गया, छोटा या बड़ा होना, और आकृति क्या होगी, आकृति मतलब ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये दोनों अलग दो आकृतियां हैं, और ये दोनों एक ही आकृति है, ये दोनों एक ही आकृति है, लेकिन इन दोनों के आकार अलग अलग हैं। इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे आकृति ठोस की निश्चित होती है, वैसे आकार भी ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। आकार भी ठोस का क्या होता है बच्चों, निश्चित। ये भी हो गया हमारा निश्चित। चलो, और अब उसी तरीके से द्रव की आकार भी द्रव का क्या होता है, निश्चित नहीं होता, वो अलग अलग बदलता रहता है। तो इसका भी आकार क्या हो गया फिर बच्चों, किसका, द्रव का, ये भी क्या हो गया, अनिश्चित। और आपके पास जो गैस है, गैस का आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। गैस का आकार भी क्या हो गया, अनिश्चित। चलिए, इसका आकार भी हो गया अनिश्चित। मैं अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपकी टेबल जो है वो सुंदर सी बने, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है डेफिनेट, और अनिश्चित का मतलब होता है डेफिनेट ना होना। चलिए, अब बात आती है आयतन की। आयतन भी होता है कि कोई वस्तु अपना कितना स्थान घेरता है, वह उसका आयतन है। अब मान लो किसी डस्टर का आयतन, जैसे मैंने अभी डस्टर की बात करी थी, तो ये डस्टर जो है वो ठोस है, इसका आयतन निश्चित है ना, ये यहां पर भी इतना ही स्थान गिरेगा, छत पर भी इतना ही, गली में भी इतना ही, कहीं भी ले जाओ ये इतना ही स्थान गिरेगा, तो इसका आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन बच्चों क्या होता है, ठोस का आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए, अब आप बात करो पानी की। पानी का आयतन निश्चित होता है क्या? अरे निश्चित होता है। आपके पास अगर 1 लीटर, आयतन निश्चित होता है, देखो आकार और आकृति निश्चित नहीं है द्रव की, लेकिन आयतन जो है वो हमारे पास द्रव का क्या है, निश्चित है। क्यों निश्चित है बच्चों? क्योंकि आप वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो निश्चित क्यों होता है, क्योंकि 1 लीटर आपके पास अगर पानी है ना, उस 1 लीटर पानी को आप बोतल में डाल दोगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, जग में डाल दो तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको बड़े सारे ड्रम में 1 लीटर आपने पानी डाला है तो पानी का आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब है कि वो 1 लीटर आयतन जो है इसका क्या होता है, निश्चित। अगर आयतन बदल जाता तो अपने क्या करते, मार्केट से सरसों का तेल लेकर के आते 1 लीटर और बोतल में लाते 1 लीटर, घर पे ला करके एक बड़े से जग में डाल देते तो 5 लीटर हो जाता। ऐसा संभव है? नहीं, आयतन बढ़ता नहीं है। किसका? द्रव का आयतन नहीं बढ़ता। द्रव का आयतन क्या रहता है, निश्चित। वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट। चलिए, अब बात आती है गैस। गैस का आयतन निश्चित रहता है क्या? देखो, अभी इस गैस की एक गुण है कि जैसे पदार्थ में डाल दोगे उतना ही आयतन वो ले लेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कमरे के अंदर जितनी हवा है ना, ये पूरे में हवा फैली हुई है, तो ये इसका हवा का आयतन जो है इस पूरे कमरे जितना है।
लेकिन जैसे ही इसको मैं ऐसे दबा करके एक सिलेंडर में डाल दूंगा तो उसका आयतन सिलेंडर जितना ही हो जाएगा। उस गैस को मैं और दबा करके एक छोटी सी बोतल में डाल दूंगा तो उसका आयतन और कम हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं ये बात? और उसको अगर बोतल का ढक्कन खोल दूं वो फैल जाए तो जितना स्थान ले लेगी उतना आयतन हो जाएगा। तो इसका गैस का आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता। अब मान लो 14 लीटर का सिलेंडर है आपके घर में, एलपीजी सिलेंडर है, आप उसका ढक्कन खोल दो, गैस सारी फैल जाएगी, जितना घर होगा जितना वहां एरिया होगा सारे में फैल जाएगी, तो आयतन तो उसका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। तो इसका आयतन जो है, द्रव का आयतन जो गैस का आयतन जो है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब गैस का आकार, आकृति, शेप, आकार, साइज और जो वॉल्यूम है तीनों ही डेफिनेट नहीं होते। लेकिन द्रव का आकार और आकृति, मतलब ये जो है आकृति क्या होती है, शेप, आकार क्या होता है, साइज, ये दोनों तो होते हैं अनिश्चित, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। चलिए, और सॉलिड का आकृति, शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों ही डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। चलिए अब देखो रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या होता है कि जो ठोस होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता। ये जगह मान लो ठोस के जो है इन पदार्थों से, इन कणों से मिलकर बना हुआ है, तो ये कण बिल्कुल अपने पास पास में है, इनके बीच में खाली जगह बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब है कि इसके जो रिक्त स्थान बहुत कम होता है, या रिक्त स्थान नहीं होता, हम यूं कह सकते हैं रिक्त स्थान नहीं होता। अब इनके, इसके जो द्रव के कण होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। थोड़े थोड़े दूर का मतलब है कि मैंने जैसे मान लो ये बना लिया, ऐसे थोड़े थोड़े दूर होते हैं यूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है। इसमें रिक्त स्थान द्रव ठोस से ज्यादा होता है। रिक्त स्थान ठोस से क्या होता है बच्चों, अधिक, ठोस से अधिक होता है। देखो ये बिल्कुल पास पास में, ये थोड़े दूर दूर है, तो इनके बीच में रिक्त स्थान है ना, तो ठोस की तुलना में इसमें रिक्त स्थान क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन गैस की बात करें तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैंने गैस बना ली है, देखो ये बना ली है, ये लो, और मेरे पास तो ये मैं जो है वो इसका बॉक्स का छोटा बना रखा है इसलिए थोड़ा आ रहा है, लेकिन इसके बीच में रिक्त स्थान जो है वो बहुत अधिक होते हैं। इसमें रिक्त स्थान जो है वो बहुत अधिक होते हैं। रिक्त स्थान जो है बहुत अधिक होता, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके पास रिक्त स्थान की बात हो गई। मतलब इंटरस्टेशियल स्पेस हो गया, या इसके अंदर जो है वो क्या कह देंगे अपने कि इनके अंदर स्पेस कितना है। तो इसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर स्पेस थोड़ा ज्यादा है, इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बात आती है डेंसिटी, घनत्व की। घनत्व क्या होती है? घनत्व होता है भीड़। घनत्व होती है भीड़। भीड़ का मतलब वो पास पास में कितना है। जो मैंने ऊपर बात बनाई है ना, वही ये सेम ही है। ठीक है, कि अगर किन्हीं कणों के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल पास पास में, भीड़ ज्यादा है, तो घनत्व ज्यादा है। कण दूर दूर हो गए थोड़े, तो भीड़ थोड़ी कम है, तो घनत्व भी कम है। और कण और दूर दूर हो गए, उनके बीच में स्थान और बहुत ज्यादा हो गया, तो घनत्व और कम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन तीनों में से घनत्व सबसे ज्यादा किसका? अपने आप पता लग रहा है ना, बिल्कुल पास पास में कौन पड़ा है? ठोस। तो ठोस का घनत्व जो है इसका क्या होता है? सर्वाधिक। ठोस का घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक ठोस का घनत्व होता है। ठीक है, और द्रव का घनत्व क्या होता है? थोड़े कण दूर दूर पड़े हैं ना, तो इसका मतलब इसका घनत्व जो है वो ठोस से क्या होता है? कम। और जो द्रव का घनत्व जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव का घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं करते ये। ठीक है, तभी तो देखो ये गैस है, यहां पर आपको पता है ना ये वायु है, लेकिन मैं इसमें से निकल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके कण दूर दूर है। अगर इसके कण बिल्कुल पास पास में पड़े होते तो मैं आगे निकल ही नहीं पाता। समझ पा रहे हैं ना आप बात? ठीक है, तो इसका घनत्व जो है वो बहुत ही कम होता है। चलिए, अब बहने का गुण, फ्लो करने का प्रॉपर्टी, फ्लो करता, बहता है या नहीं बहता। देखो बहने के गुण के अंदर आपने क्या पढ़ना है कि जो आपके पास ठोस है,
ठोस के अंदर बहने का गुण जो है वो नहीं होता, बहने का गुण नहीं होता। मुझे बताओ कि आपने घर पे लोहे का गेट बना रखा है, आप रात को सोए, सुबह वो लोहे का गेट बह करके नाली में चला जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो इसका मतलब ठोस बहता नहीं है, तो इसमें बहने का गुण नहीं होता। अरे पानी को आप गिराओ तो पानी बह करके चला जाता है ना, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर बहने का गुण होता है। द्रव के अंदर जो है बहने का गुण होता है। ये लो, इसके अंदर बहने का गुण होता है। ठीक है बच्चों, इसमें बहने का गुण होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने गैस की। अरे गैस के अंदर तो बहने के गुण बहुत होता है। आजकल तो आंधियां चल रही हैं, कितनी बहती, बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहने का गुण जो है वो क्या होता है? गैस के अंदर बहने का गुण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसमें बहने का गुण सर्वाधिक होता है। वायु तो बहती है, बहुत बहती है और बहुत तेजी से बहती है। चलिए अब अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, आपको मैं बार बार ये डस्टर दिखा रहा हूं और आप ये समझें कि इस डस्टर को मैं दबाऊं, ऐसे दबाऊं तो ये दबता है क्या? नहीं दबता। ठीक है, इस डस्टर को मैं ऐसे दबाऊं तो ये दबता नहीं है, मतलब इस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है, ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। और द्रव आपके पास पानी पड़ा, पानी को ऐसे दबा सकते हो क्या? मान लो आप दूध लेने गए, दूध आपको लेना था 1.5 लीटर, 1.5 किलो लेना था। आप कहते हो 1.5 लीटर कहते हैं, अपने वास्तव में 1.5 लीटर होता है, अपने 1.5 किलो कह देते हैं। आप बर्तन छोटा लेके तो 2 दिन आपके उसमें दूध डाला, वो बर्तन तो भर गया, अब थोड़ा सा दूध और डालना है, तो आप उसको दबा करके और दूध डाल सकते हो क्या? नहीं ना। द्रव को कोई दबा सकते हो क्या? अगर दबा पाते तो आप दूध को थोड़ा थोड़ा दबा करके जगह खाली कर लेते और दूध डाल लेते, लेकिन दबा तो हम सकते ही नहीं। इसका मतलब द्रव को भी दबाया नहीं जा सकता, इसमें दाब का प्रभाव नहीं होता, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक है, अब मुझे बताओ गैस को दबाया जा सकता है क्या? बिल्कुल गैस को दबाया जा सकता है। आपने कभी टायर में हवा भरी है, आप पिस्टन को ऊपर उठाते हो, ऊपर उठा करके नीचे दबाते हो, वो तो गैस नीचे दबती जाती है। समझ में आई कि नहीं ये बात? अगर बाहर पाइप को आगे से बंद कर दो ना तो भी वो दब जाएगी। आपने गुब्बारा भरा, गुब्बारे को ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाओ, वो दब जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये दबने का गुण होता है। ठीक है, द्रव के अंदर, गैस के अंदर दबने का गुण होता है, मतलब इसको दबाया जा सकता है, दाब से जो है इसको दबाया जा सकता है। चलिए अब आप देखो नेक्स्ट बात, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है कि अगर ठोस को ताप दो तो इसके कण जो है वो फैलने लग जाते हैं। जैसे बर्फ को आप ताप दो तो बर्फ के कण दूर दूर होकर के वो पानी में बदल जाते हैं। ठीक है, या कोई भी ठोस है, मान लो लोहा है, लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करो तो पिघल जाता है, ऐसे फैलने लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ताप के प्रभाव से जो ठोस है वो फैलता है। ठीक है, अगर द्रव को गर्म करो तो वो ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो इसमें फैलने का गुण जो है ये ज्यादा फैलता है, द्रव जो है वो क्या होता है? ज्यादा फैलता है। और अगर आप बात करें गैस की, तो गैस को गर्म करो तो वो तो बहुत ज्यादा फैलेगी। ठीक है, गैस को गर्म करो तो बहुत ज्यादा फैलती है, तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो सर्वाधिक फैलती है। ताप देने से सर्वाधिक जो है वो गैस फैलती है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? ठोस जो है, ठोस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगा ना, गलेगा वो, तो जिस ताप पर कोई ठोस गलेगा वो उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, आपके पास लोहा था, आपने उसको गर्म किया, एक ताप पर वो पिघलने लग गया, तो जिस ताप पर वो पिघलने लग गया वह उसका गलनांक है। बर्फ है, बर्फ को आपने गर्म किया, वो पिघलने लग गया, तो जिस ताप पर पिघलने लग गया वह उसका क्या है? गलनांक। ठीक है, तो जो ठोस का तो क्या होता है? गलनांक होता है, और हर ठोस का गलनांक जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। गलनांक जो इसका निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव क्या होता है? वाष्प में बदलता है। द्रव कोई पिघलता थोड़ी, वो तो पहले ही पिघला हुआ होता है।
पानी पिघलेगा थोड़ी, पानी तो पहले पिघला हुआ है। लेकिन अपने पानी को गर्म करें और जिस ताप पर वो वाष्प में बदलने लग जाए, वाष्प में बदलने लग जाए, तो उस ताप को हम उसका कहते हैं क्वथनांक। और हर द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक क्या है? क्वथनांक क्या है? निश्चित है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है। और हर द्रव का क्वथनांक जो है वो क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। क्वथनांक क्या होता है? निश्चित। तो इसका क्वथनांक होता है निश्चित। क्वथनांक होता है बच्चों निश्चित। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि द्रव का तो क्या होगा? क्वथनांक। और ठोस का क्या होगा? गलनांक। ठीक है, ठोस का गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन गैस का निश्चित होता है क्रांतिक ताप। अब ये क्रांतिक ताप क्या होता है ये अपने जो है बाद में पढ़ेंगे। क्रांतिक ताप जो है इसका क्या होता है? निश्चित। आप अभी बस सुन लो वर्ड, अभी मैं आपको बाद में जब ये टॉपिक आएगा तब समझा दूंगा कि क्रांतिक ताप क्या है। फिर आए उदाहरण। तो उदाहरण आ गया लोहा, लकड़ी हो गए, जल, दूध हो गया, ये ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे जो है गैस के उदाहरण हो गए। तो ये आपकी एक टेबल होगी कंप्लीट। और एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ का की जो अवस्था है वो निश्चित नहीं होती, अवस्था जो है वो बदलती रहती है। जैसे आप बर्फ को गर्म करो किसमें बदल जाएगा? जल में। जल को गर्म करो किसमें बदल जाएगा? वाष्प में। मतलब ठोस द्रव में, द्रव वाष्प में बदल जाता है। वाष्प को ठंडा करो तो फिर द्रव में बदल जाएगा, द्रव को ठंडा करो तो फिर ठोस में बदल जाएगा। तो इसकी अवस्था जो है एक दूसरे में बदल सकती है। बच्चों अब आपको काम क्या करना है? होमवर्क नोट करो। आपको काम क्या करना है कि इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब तक आपने कुछ नहीं लिखना, जो मैंने लिखा उसमें से कुछ नहीं लिखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसकी खाली टेबल बनाओ। खाली टेबल बना करके ये चीजें जो है ना, आप इसको बिना देखे लिखो, इसको बिना देखे खुद से लिखो। ठीक है, आप चीजों को इमेजिन करो, ठोस को इमेजिन करो और देखो कि यार उसका आयतन निश्चित है या नहीं है, ये सोचो उसके बारे में और अपने आप लिखो। बाद में इस टेबल से जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है मोबाइल में उसको देख करके इसको मैच करो, जो आपने लिखा है जो गलत है उसको सही कर लो और मेरे को बताओ कि आपका कितना सही था। ठीक है बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और कल पढ़ेंगे अपने तीसरा एपिसोड। एक बात और गौर करो बच्चों कि मैंने आपको 0 लेवल से केमिस्ट्री शुरू करवाई है। अगर आप मान लो कोई और वीडियो देखते हो और आप में वहां पर सीधा मिल जाता है कि मूल अवधारणा, परमाणु, अणु, अभी हम देखो बिल्कुल हम तो 0 से चल रहे हैं, हम तो किसी भी परमाणु अणु से शुरू नहीं किया। ठीक है, परमाणु अणु आएगा लेकिन जब ये ग्राउंड की चीजें, जो बेसिक चीजें ये जब आएगी और फिर हम परमाणु अणु तक पहुंचेंगे तो बात का मजा आएगा। ठीक है, हमने क्यों लिखा है? देखो मेरी टैगलाइन में लिखा होता है क्या कि केमिस्ट्री शुरू करो कहां से? 0 लेवल से। तो 0 लेवल का मतलब यहां से है। ठीक है, तो मैं आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बड़े बड़ा काम, ठीक है, नीट जेईई के क्वेश्चन सब वो वहां सब तक अपने पहुंचेंगे। ठीक है, अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो मेरी 12th की वीडियो देखो, उसमें मैंने खूब करवा रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं करवाऊंगा तो सही, लेकिन चल हम 0 से रहे। अक्सर टीचर यहां से शुरू नहीं करता, मैंने जहां से शुरू कर रखा है। टीचर ये सोचता है कि अरे ये तो तुमने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए ये करते नहीं, करवाते नहीं है, लेकिन मैं यहीं से ही करवाऊंगा क्योंकि 9th 10th में हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया हो, तब हम एज में छोटे थे, तब हमारी समझ कम थी। आज हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करते हैं और आने वाले 3, 4, 5 एपिसोड में जो है, चौथे 5वें मतलब तीसरे एपिसोड में कल और परसों जो चौथा एपिसोड होगा ना, उसमें बातें न्यूमेरिकल तक पहुंच जाएंगी और बिल्कुल आप टेक्निकल चीजें करने लग जाएंगे। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, सभी दोस्तों तक वीडियो फैला दो और कमेंट किया करो, मेरे से बातचीत किया करो। आप वीडियो के नीचे कमेंट डाला करो, बताया करो कि सर हमें समझ में आया, नहीं आया, मजा आया, नहीं आया। ठीक है, मुझे बताया करो, तभी मुझे पता लगेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे सीधा बात नहीं कर सकता, आपके चेहरे नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो इसलिए आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, बाय।